एंड फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति को एक ग्राफ के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की हैं, इनको किन कैटेगरी में हम रख सकते हैं और कैसे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आते हैं, उनको भी आसानी से आप कैसे कर लेंगे इस चार्ट के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। पहले संख्याओं के बारे में आप लोगों को हमने एक वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप देख सकते हैं उसे फिर से। आइए, संख्याओं को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो देखिए हम संख्याओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहली कैटेगरीज की रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। पहली कैटेगरी यानी रियल नंबर्स की, इनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी कैटेगरी जो हमारी है वो नॉन रियल नंबर्स की है, नॉन रियल नंबर्स। अब ये क्या है? तो ये अवास्तविक संख्याएं हैं। जो वास्तविक नहीं है वो क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अवास्तविक संख्याएं। अब इनको कैसे समझें? देखिए, इसको भी हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, एक हमारी हो जाएगी, इसको अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो अवास्तविक में देखिए, एक हो जाएगी हमारी इमेजिनरी यानी ये काल्पनिक संख्याएं हैं। कौन सी हैं? तो काल्पनिक संख्याएं हैं। और दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हमारी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये जो संख्या है ये कैसी है? तो ये संख्याएं हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं। आइए जानते हैं क्या है। देखिए, काल्पनिक का मतलब है कि जिसकी हम कल्पना करते हैं। हम जानते हैं कि चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो एक धनात्मक संख्या ही हमें मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी हमें मिलेंगी गणित में आगे चल करके, जहां हम देखेंगे कि संख्याओं का वर्ग भी ऋणात्मक है। यानी किसी संख्या का वर्ग हमको ऋण 1 भी मिल सकता है, ऋण 5 भी मिल सकता है। ये भी हमें आगे चल करके पढ़ना होगा। तो ऐसी संख्याओं का जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है उन्हें हम इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई आयोटा से लिया गया है और इसका मान √-1 यानी कर्ण में ऋण 1 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, आई स्क्वायर कर दें, तो इसका मान ऋण 1 हो जाएगा। ये दोनों काल्पनिक संख्याएं हैं, चाहे आई कहें चाहे आई स्क्वायर कहें। ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं। यानी किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वर्ग ऋणात्मक होता है। अब काल्पनिक संख्याओं में हम किसको किसको रख सकते हैं? तो जिसके साथ आई लगा है वो सारी काल्पनिक संख्याएं हैं। जैसे हमने कह दिया 5i, ठीक, 7i, ऐसे करके -2i। ये यानी ये जितनी भी आई वाली संख्याएं हैं जिनके साथ आई लगा है उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा वो इमेजिनरी नंबर का। यानी दो को कंबाइन करके बनाएंगे। जैसे हमने मान लीजिए बना दिया 3 + 2i, तो 3 रियल नंबर है लेकिन 2i इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रही है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसका सिंपल सा फॉर्म एक ये जान जाइए कि ये a + ib के फॉर्म की होंगी, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर है लेकिन i क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो ये तो हमारा नॉन रियल नंबर्स का पार्ट हो गया। अब आइए हम लोग रियल नंबर्स को जानते हैं। तो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो एक कैटेगरी जिसको आप लोग रेशनल नंबर या इसी को हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय। इंग्लिश में रेशनल नंबर या हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या है? तो इनको हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अपरिमेय
संख्या हैं। ठीक, अब इनको भी हम फिर से डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इर्रेशनल नंबर्स को जान लेते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे आगे। कौन से दो पार्ट है? तो देखिए, एक पार्ट ऐसा है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों में से कोई एक, या तो p या तो q, ठीक है ना, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। और q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है ना, यानी या तो p होगा या तो q, दोनों में से कोई एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने लिखा √3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/1। तो यहाँ √3 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन √3 जो है इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन 1 पूर्णांक है। हम ऐसे ही √5/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी इस फॉर्म की जितनी भी संख्याएं होंगी, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में तो आप लिख पाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि p और q दोनों में से कोई एक पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक नहीं होगा। डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा कि यहीं लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका है 3.25/√7, ठीक। तो ये इस तरह की भी जो संख्याएं आएंगी, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पूर्णांक हो ही, पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे आइए, दूसरा फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? डेसिमल फॉर्म, यानी दशमलव का रूप। तो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा? एक तो ये नॉन डेसिमल था p बाई क्यू के फॉर्म का, दूसरा डेसिमल होगा। तो डेसिमल में जो हमारा डेसिमल होगा वो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग। और क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दोनों कंडीशन रहेगी, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो शांत भी नहीं होगा, यानी समाप्त भी नहीं होगा। नॉन रिकरिंग यानी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अनावर्ती इसको कह लें, अनावर्ती, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये अशांत होगा, यानी कभी ये दशमलव में भाग समाप्त नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने लिखा 3.01, फिर लिखा 001, फिर लिखा 0001, फिर ऐसे करते करते, ठीक है, चलते चले जाइए। ये ना तो समाप्त होगा और ना ही कहीं से आपको रिपीटिशन मिलेगा। पहले 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 के बाद 1 आया, फिर 3 0 के बाद 1 आया, ऐसे करते हुए ये संख्या चलेगी। तो इस तरह का जो संख्या आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। दो फॉर्म मिलेगा, एक p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? या तो p या q, दोनों में से कोई एक क्या होगा? इंटीजर होगा। हो सकता है दोनों में से कोई इंटीजर ना हो, लेकिन दोनों में से कोई एक इंटीजर हो भी सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक इंटीजर है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई इंटीजर ना हो या कोई एक इंटीजर हो। यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म का होगा, जो ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही उसका अंत होगा, और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा। अब आइए रेशनल नंबर को हम जानते हैं, तो इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? तो देखिए, एक जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रखें, जहां p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और q शून्य ना हो, ठीक। और दूसरा फॉर्म क्या है? तो दूसरा डेसिमल फॉर्म होगा। अब डेसिमल फॉर्म भी कैसा होगा? तो डेसिमल फॉर्म में भी दो टाइप हो जाएंगे। क्या हो सकता है? तो देखिए, एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग वाला, डेसिमल में एक क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट लेकिन क्या होगा? ये रिकरिंग होगा, रिपीटिंग, मतलब समाप्त तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होने लगेगा। ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेसिमल हमारा कंप्लीटली, कोई जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा
कि 2.5, अब 5 के बाद कोई डेसिमल कोई डिजिट नहीं है, जीरो तो बहुत सारे हैं। फिर हमने लिखा 3.75, तो ये क्या है, ये सब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3.75, 3.75, तो इसका मतलब क्या है, 3 के बाद 75, 75, 75 बार बार रिपीट होगा। फिर हमने लिख दिया 6.035 और यहाँ लगा दिया हमने रिकरिंग। तो बार बार क्या आएगा, 35, 35, 35, 35, यानी 6.035, फिर 35, फिर 35, तो ये क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा, और टर्मिनेट हो गया तो यहाँ रिपीट होने की जरूरत ही नहीं है। तो डेसिमल फॉर्म भी दो फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब आइए पी बाई क्यू का फॉर्म है, तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, तो देखिए इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी, तो एक ऐसा होगा जहां पर Q का मान 1 हो जाएगा, और एक ऐसा होगा जहां पर Q का मान, ठीक है ना, 1 नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही हमने बता दिया आपको, यहाँ Q का मान जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो नहीं होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है ना, 1 और -1 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ ना तो 1 हो सकता है और ना ही -1 हो सकता है। ठीक, तो अब ये P बाई क्यू के फॉर्म को हम फिर से आगे स्टडी करेंगे। तो इसको देखिए हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पहले समझ लिए इसका एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, तो यहाँ Q हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, फिर हमने लिख दिया मान लीजिए -5, तो इसको लिख सकते हैं 5/-1, यानी यहां पर हमने नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में रखा। P और Q दोनों इंटीजर भी हैं, लेकिन Q का मान या तो 1 होगा या -1 होगा। ठीक है ना, 1 होगा मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, -1 होगा तो निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर 1 और -1 नहीं होगा, दूसरा फॉर्म जो है इसमें 1 और -1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3/2, 5/9, ऐसे करके जो भी नंबर आएंगे ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसको फिर से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे समाप्त हो गया। इसमें क्या है कि Q हमारा 1 और -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 1 और -1 नहीं होगा, साथ में जीरो भी नहीं होगा। तो अब इसको हमें पढ़ना है, तो आइए इसको आगे जानते हैं दूसरे चार्ट में। रेशनल नंबर को हमने क्या किया था, रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और दूसरा जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना हो लेकिन डेसिमल के फॉर्म में हो। फिर हमने डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा था, तो एक रिकरिंग वाला था और दूसरा टर्मिनेटिंग। एक ऐसा था जिसमें डेसिमल के बाद संख्याएं बार बार रिपीट होने लगेंगी, रिपीटिंग, रिकरिंग, और दूसरा टर्मिनेटिंग यानी दशमलव के बाद कुछ पॉइंट तक जा करके फिर संख्या यानी डिवाइड पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी वहां पे फिर हमें कोई डेसिमल के आगे भाग नहीं देना होगा। ठीक है ना, तो दो तरह का हो गया, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग। अब यहाँ पे आइए, हमने जो P बाई क्यू के फॉर्म में डिवाइड किया था, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला क्या था कि यहाँ पर Q का मान 1 और ऋण 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, केवल दो ही हो सकता है, या तो 1 या ऋण 1। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 7, तो 7 को क्या लिख सकते हैं आप, 7/1। फिर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया -7, तो इसको लिख सकते हैं 7/-1। ठीक है ना, तो इस तरह का हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि 1 और -1 ये दोनों नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में Q का मान जीरो नहीं होता है। तो जब 1 और -1 नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। 2/3 लिख लीजिए, -3/5, 7/9, ऐसे करके इनफाइनाइट आपको रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप Q का मान 1 और -1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 और -1 नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इसको और फर्दर आगे जब डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम देखिए, पहले तो ये है क्या, तो ये है इंटीजर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं।
ठीक है। इंटीजर्स क्या है, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन होते हैं किसका किसका, निगेटिव नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का और जीरो का। तो इस इंटीजर्स को, ये सभी इंटीजर्स जो भी हैं उनको हम p/1 के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p कोई भी इंटीजर है। तो जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 9 तो लिख सकते हैं 9/1, लिखना है 50 तो लिख सकते हैं 50/1। यानी ये सब क्या है, इंटीजर है, ये सारे क्या हैं, ये इंटीजर है, ठीक है ना। अब इंटीजर्स को हम दो पार्ट में फिर डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा, तो देखिए एक निगेटिव इंटीजर्स, कौन सा इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, तो ये निगेटिव नेचुरल नंबर्स होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स के पहले निगेटिव ऋण का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं। तो ये कहाँ से होती हैं, माइनस अनंत से लेकर के माइनस कहाँ तक, -1 तक, ठीक है ना। ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और दूसरा जो है ये नॉन निगेटिव होते हैं, मतलब ये निगेटिव नहीं रहेंगे, उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे, यानी इसको देखिए, इसको ऋणात्मक पूर्णांक हिंदी में कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको धनात्मक और शून्य, इसमें दो पूर्णांक आएंगे। नॉन निगेटिव में कौन कौन आएगा, जो ऋणात्मक में नहीं आएगा वो सब नॉन निगेटिव में आ जाएंगे। तो इसमें हमारा कहाँ से लेके आएगा, देखिए 0 1 2 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी इसको क्या कहेंगे आप हिंदी में, पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आता है, 0 आता है और सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और ऋणात्मक पूर्णांक इनको कहेंगे हिंदी में। अब देखिए, अब इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे, तो देखिए एक तरफ आप कर दीजिए 0 को, एक तरफ आपने किसको कर दिया, 0 को, और दूसरे तरफ हमने क्या कर दिया, 1 से लेके और कहां तक, अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, यानी शून्य। और इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। इनको आप क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। और किस नाम से जान सकते हैं, तो क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक। इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा डिवीजन हो गया। अब इसके आगे हम प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन करेंगे। ऋणात्मक संख्याएं हो गई, अऋणात्मक यानी जिसमें जो ऋणात्मक नहीं है अऋणात्मक है। अब इसमें देखिए आपका 0 भी आ जाएगा और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। जब इसको हम फिर से दो भाग में डिवाइड करेंगे, 0 को अलग कर दीजिए और 1 से लेकर अनंत तक अलग कर दीजिए, तो अब इसको हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानेंगे। यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में आपने 0 को मिला दिया तो क्या मिल गया, पूर्ण संख्याएं मिल गई। जब पूर्ण संख्याओं में आपने निगेटिव संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया तो पूर्णांक मिल गया। और जब इस सभी पूर्णांकों के साथ साथ आपने ऐसे भी परिमेय संख्याओं को ले लिया जो p/q के रूप में तो हैं, लेकिन q का मान 1 और ऋण 1 के अलावा बाकी कुछ और है, ठीक है ना। तो इन जब दोनों को मिलाया तो हमें p/q के फॉर्म वाली परिमेय संख्या मिल गई, ठीक। p/q के फॉर्म वाली परिमेय संख्या और डेसिमल संख्याओं को मिलाया, कौन सी डेसिमल, तो ये कौन कौन सी थी, एक तो नॉन रिकरिंग, एक थी टर्मिनेटिंग, मतलब जो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग। और दूसरी कौन थी, रिकरिंग।
ठीक। तो जब इन दोनों को और पी बटे क्यू के फॉर्म में मिलाया तो हमारी पूरी परिमेय संख्याएं मिल गई। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाया तो कुल वास्तविक संख्याएं मिल गई। जब वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाया तो हमारी पूरी संख्या पद्धति जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को बांटेंगे। आइए देखते हैं कैसे बांट सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला क्या है, 1, ये बिल्कुल अलग रहेगी। फिर बाकी जो संख्याएं बची 1 को छोड़ करके बाकी, तो उनको भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से, केवल 2 संख्याओं से ही कटे, एक की 1 और दूसरी स्वयं हो खुद, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे अभाज्य कहेंगे। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। यानी 2 गुणनखंड कौन कौन से, एक तो वह संख्या खुद होगी और एक 1 यानी 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से कम नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कह लें कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से तो कटे ही कटे, इसके अलावा कम से कम एक और कोई ऐसी संख्या हो जो उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही हो। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके। अब 4 को देखें तो 4 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो होगा ही, 4 से भी होगा और 2 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या एक्स्ट्रा मिल गई जिसने 4 को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हैं। या अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही गुणनखंड हैं। और एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो इसके पास है ना इसके पास, मतलब जो ना इस कैटेगरी में आएगी ना इस कैटेगरी में आएगी, दोनों में से किसी को नहीं मानती। तो ये बिल्कुल अलग है, ये 1 है, ठीक है ना। तो ये ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आइए यहाँ पे, अब इस संख्याओं को जो हमारे पास संख्याएं हैं इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो पहली कैटेगरी हम कौन सी डिवाइड कर रहे हैं, सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो ये वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती हैं, यानी दैट कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 2। यानी ये क्या होंगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती हैं। तो ये अगर विभाज्य हैं तो क्या इनको देखकर भी हम पहचान सकते हैं 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो इसमें 2 की विभाज्यता का नियम अगर आपको याद है तो उसको देख करके ही आप ये जान जाएंगे कि संख्या सम है कि विषम है। क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8, 6 या 8, ठीक है ना। इनमें से कोई एक आ जाए तो समझ जाइए कि वो संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी वह एक सम संख्या है। केवल इकाई के स्थान को देखकर ही हम जान जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी जो है विषम संख्या की है। विषम संख्या क्या होती है, तो ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होती, ठीक है ना। यानी 2 से अगर आप इसको विभाजित करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, या ये कहें कि दशमलव में भाग जाने लगेगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। ये क्या है, ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है ना, विभाज्य नहीं होती, ठीक। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई एक अंक अगर इकाई के स्थान पे आ जाता है तो उसे देख करके हम पहचान सकते हैं कि वो संख्या कैसी है, विषम संख्या है, ठीक है ना। ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। जब 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगले पे आते हैं, देखिए सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ 2 संख्याओं को आपस में हम तुलना करेंगे। सहअभाज्य कोई इकलौती संख्या नहीं होती, यहाँ हम 2 संख्याओं को लेकर के उनका आपस में तुलना करते हैं। तो ये कैसी संख्याएं हैं, जब 2 संख्याओं को आप तुलना करेंगे आपस में लेकर के, तो उनका जो एचसीएफ होगा,
ठीक है ना। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो एचसीएफ कहलाती है, मौसप। तो वह जो होगा 1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका HCF 1 होगा, ठीक है ना। अब ये संख्याएं कैसी हैं, तो ये आपस में अभाज्य होती हैं और ये ट्विन मतलब ये जोड़े में चलेंगी, पेयर में चलेंगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 और 3, तो अब देखिए 2 और 3 का HCF कितना है, 1 है। यानी एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी विभाजित कर देगी और 3 को भी, इसके अलावा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो दोनों को विभाजित कर सके। तो ये सह अभाज्य होती हैं, ठीक है ना, आपस में अभाज्य होती हैं। दो संख्याएं लेकर के हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, सहअभाज्य में जो संख्याएं हैं वो सम और विषम दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये तो दोनों क्या हैं, ये दोनों अभाज्य हैं, लेकिन हमने कह दिया कि 6 और 7, तो ये क्या है, सह अभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि 6 और 7 का मौसप क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 6 क्या अभाज्य है, नहीं, 6 भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी भाज्य और अभाज्य दोनों आ सकती हैं, लेकिन हम दोनों की आपस में तुलना करेंगे, आपस में उनका मौसप 1 आना चाहिए। अब आइए जुड़वा अभाज्य, इसको ट्विन प्राइम कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों संख्याएं क्या होंगी, इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी, ठीक है ना, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। ठीक, पहली कंडीशन की दोनों अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। अभाज्य तो है ही, दोनों में 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं मिल जाएगी, तो ऐसी मिलेगी आपकी पहली 3 और 5 की। देखिए क्या 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, अभाज्य हैं, ठीक। क्या 3 और 5 में 2 का अंतर है, अंतर है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्विन यानी जुड़वा अभाज्य। ऐसे ही आपको फिर से मिल जाएगा 5 और 7, फिर से मिल जाएगा 9 और 11, सॉरी 9 तो आपका कंपोजिट हो गया ना, 11 और 13, ठीक है ना। फिर मिल जाएगा आपका 17 और 19, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो ट्विन प्राइम्स में क्या होता है, दोनों प्राइम भी रहती हैं, अभाज्य भी रहती हैं, और दोनों में 2 का अंतर भी रहता है। तो उम्मीद है आप सब लोग इस सब को समझ गए होंगे। इसके आगे और भी कंपैरिजन है, जैसे ट्रिपलेट लेकर के चलेंगे, 3 संख्याओं का कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर जो यहाँ पे सहअभाज्य डुप्लेट में चल रहा था वो ट्रिपलेट में चलेगा, ठीक है ना। तो आगे, अब इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको रिपीट कीजिए, फिर कुछ नई जानकारी के साथ और प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।